चलिए चलें श्रीमान, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जो हमारा पहला टॉपिक था उस टॉपिक के अंतर्गत जो है हमने डिस्कशन आपके साथ जो है कर लिया था। अब इस डिस्कशन के साथ कुछ हमने नोट्स भी तैयार किए गए हैं, क्योंकि कुछ मैटर आपके पास जो है प्रोवाइड कराना जरूरी होगा हमारे लिए, और आपको जो है इस डिस्कशन में और इसको रिवीजन भी इसी में आएगा, कुछ और नया डिस्कशन भी इसमें जो है आज शामिल करेंगे, और कुछ नोट्स भी जो है इसके अंतर्गत आपसे जो है उसकी भी जो है बात कर लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो था ब्रह्मांड एवं जो है सौर मंडल। ब्रह्मांड की भी मैंने बात कर ली थी आपसे, और सौर मंडल की भी मैंने आपसे बात कर ली थी, यानी कि हमने जो है प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा एक प्रकार से जो है बिछा दिया था, उस पर लगभग ट्रेन भी दौड़ा दी थी। अब थोड़ा उसकी स्पीड को क्या करेंगे, एक प्रकार से मेंटेन करेंगे। तो चलिए साहब, टॉपिक आप देख लीजिए। जैसे खगोल विज्ञान आ गया आपका, ब्रह्मांड की जो है आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सब कुछ करना, हड़बड़ाहट वगैरह कुछ नहीं करना है। मनोविज्ञान, जैसे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, खगोल विज्ञान हो गया, तारों का जीवन चक्र, सूर्य एवं ग्रहों के महत्वपूर्ण तथ्य, ये जो हमने पीसीएस के पैटर्न पर आधारित लगभग देखो, जीएस का पैटर्न आप पीसीएस ले लो, आईएएस ले लो, नीचे समूह ग्रुप सी से लेकर या कोई भी एग्जाम हो, उनमें सब कुछ यही है, बस वो थोड़ा सा जो है उसका क्षेत्र जो है बढ़ जाया करता है, और कुछ नहीं इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं जो है प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत जो है हमने क्या की थी, बात आपसे जो है की थी। इसी में हमने आपसे जो है कुछ सिद्धांतों की जो है बात की थी। आप जो है बोर्ड पर भी जो है देखते रहिए। सबसे पहले देखिए कॉस्मोलॉजी, खगोल शास्त्र, यानी कि कॉस्मोलॉजी क्या है। देखो, दो चीजें आप देखना, एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं, दो चीजें आप इसमें देखना। यहाँ आपको एक चीज दिख रही है खगोल शास्त्र, यानी कि कॉस्मोलॉजी। किताबों में आपको जो है इसी खगोल शास्त्र को जो है ब्रह्मांड कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मांड कहा गया है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा आपको यूनिवर्स, और दूसरा आपको जो है इसी ब्रह्मांड को एक कहते हैं जो है कॉस्मोस। कॉस्मोस। तो यहां पर देखिए आप, जो कॉस्मोस है, इस कॉस्मोस की ही ये कॉस्मोलॉजी यानी कि खगोल शास्त्र आ रहा है। अब देखो, बात तो सामान्य सी लगती है हमें कि हाँ यार, एक चीज है कि कॉस्मोस तो जो है क्या, कॉस्मोस का क्या हो रहा है कि जो है कॉस्मोस भी ब्रह्मांड है। अगर हम उसकी टर्मोलॉजी पर जाएं तो कॉस्मोस भी क्या हो रहा है, ब्रह्मांड हो रहा है, और वो वाला भी आपका जो है ब्रह्मांड हो रहा है, कॉस्मोस, और दूसरा आपका आ गया यूनिवर्स। दोनों को हिंदी में जो है क्या कह रहे हैं हम, ब्रह्मांड कह रहे हैं। अब अंतर है क्या इसमें, ब्रह्मांड में अंतर क्या है? मैंने आपसे एक बात की थी कि इस पॉइंट को जिसको हम जीरो कहकर जो है मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसको जीरो कहकर, कि इस जीरो में जो है क्या हो रहा है, बिग बैंग हो रहा है, यानी कि महाविस्फोट हो रहा है, बिग बैंग हो रहा है। अब इससे आगे की जो यात्रा होगी वही जो है हमारा क्या कह रहा है, आप उसको किसी भी भाषा में फिलहाल जो है ब्रह्मांड बोल लीजिए, हिंदी में ब्रह्मांड बोल लीजिए। बिग बैंग किसने कराया वो फिर अभी तक हमारे पास नहीं है, विज्ञान भी उसमें फिलहाल जो है कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा है, और नहीं हमें जो है अभी कोई ऐसा ऑथेंटिक जानकारी मिली कि हाँ यार ये क्या है। यानी कि यहां से जो है आप धर्म को समझ लीजिए, कुछ लोग इसे परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा ने इसको बनाए, इनके पीछे थे या स्वयं में ही थे, वो हमारे लिए जो है रहस्य है, वही जो है जीवन में शायद मानव जाति को ही ढूंढना पड़ेगा, या अगर उसकी इच्छा होगी तो वो करेगा। हम जो है ज्योग्राफी की भाषा में, साइंस की भाषा में बात कहते हैं। यूनिवर्स का मतलब होता है जहां पर जो है टाइम है, समय, यूनिवर्स। जहां क्या है, प्लेस बना, प्लेस, स्थान। जहां क्या है, मैटर है, पदार्थ, मैटर, पदार्थ। जहां क्या है, एनर्जी। एक एक चीज को जो है गौर से देखना, ऊर्जा है, ऊर्जा। इट मीन्स ये सब कहां से, चाहे टाइम पैदा हुआ वो कहां से हो रहा है, इस बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ, यही बात मैंने की थी, तब टाइम शुरू हुआ। यानी कि जिसको आप जो है एक सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, जिसमें ये सब की सब चीजें रहती हैं, उसे बोलते हैं अस्तित्व। ये अस्तित्व है, यानी कि बिग बैंग के बाद क्या बना, अस्तित्व बना। तो जब हम संपूर्ण अस्तित्व की बात कर लेते हैं तो उसको जो है क्या कहा जाता है, यूनिवर्स कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है।
अब कॉस्मोस क्या हुआ, कॉस्मोस भी लिख तो इसकी जो है मीनिंग तो लिख रहे हैं वो ब्रह्मांड, लेकिन कॉस्मोस को थोड़ा सा जो है इसके ट्रैक पर चलना पड़ेगा हमें, कि एक जो है सिमेट्रिकल जो है, एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से, जिसको तरीका बोलते हैं कि हाँ यार एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो है चल रहा है, उसी जो है क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। कि हाँ जी बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद जो है गैलेक्सियां बनी, नेबुला बना, स्टार बनी, फिर जो है आपका जो है प्लेनेट बनी, फिर जो है सैटेलाइट वगैरह बने। तो ये जो है एक प्रॉपर सा जो अध्ययन जिसके अंदर हम करते हैं, सिस्टमेटिकली जो अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कॉस्मोस कहा जाता है। ये मैं बात बता रहा हूं कि दरअसल में आज तक की जो हमारी जो पढ़ाई होती थी वो ये होती थी, हाँ जी क्या पढ़ा जी, यूनिवर्स पढ़ा, कुछ कोई कॉस्मोस बोल रहा है, लेकिन एक ही टर्म को जब आप समझ पाएंगे तो आपको जो है कंसेप्ट ऑटोमेटिकली फिर आपको याद करने की क्या ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस थ्योरी के अंतर्गत आप समझ चुके हैं कि यूनिवर्स का मतलब जो अस्तित्व है, बस जहां अस्तित्व है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप कितनी देर में कहां पहुंचते हैं, किस जगह से कहां चलते हैं, क्या करते हैं, कितना आपके पास मैटर है, मास कितना है आपका, वेट कितना है, एनर्जी कितना है, जितना कुछ है ये सब किसके अंदर आ जाएगा, यूनिवर्स के अंदर आएगा। और यूनिवर्स कहां से पैदा हो रहा है भाई, टाइम यहां से पैदा हो रहा है, यानी कि बिग बैंग से पैदा हो रहा है। बिग बैंग के पीछे चाहे होगा परमात्मा, खुदा या कोई भी, लेकिन बिग बैंग के बाद ही जो है क्या, ब्रह्मांड या तो उसने बनाया या स्वयं से ही निर्मित हुआ, उसके बारे में हमें अभी तक कोई पूरी कोई प्रूफ जो है जानकारी नहीं है। तो इसकी तो हमने जो है बात कर लिया, आपकी समझ में आ गया होगा कि अस्तित्व का मतलब यूनिवर्स हो गया, और कॉस्मोस उसका जो है सिस्टमेटिकली ढंग से जो है, इस यूनिवर्स का अध्ययन अगर हम सिस्टमेटिकली ढंग से कहें तो उसे क्या कहा जाता है, कॉस्मोस कहा जाता है। तो कॉस्मोस के अंतर्गत जो है आपने समझ गए हैं। दूसरी चीज को देखिए, अब आप जो है यहां पर एक चीज और देखिए, इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे जो है टॉलमी 140 एडी में जो है टॉलमी सबसे पहले आए थे। आपने टॉलमी, जिसे भूगोल का पिता कहा जाता है, इनको किनको, टॉलमी को जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, टॉलमी को। सबसे पहले टॉलमी ने ही जो है क्या किया था, एक प्रकार से जो है खगोल विज्ञान की तरफ जो है बात करने की कोशिश की थी, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स आप समझ चुके हैं, यूनिवर्स किसके सेंटर में घूम रहा है, यानी कि जो सेंटर में कौन है, अर्थ हमारे सेंटर में। बाद में जो है गैलीलियो की भी एक थ्योरी इसमें जुड़ती है, खैर बहुत ज्यादा ना हो जाए, लेकिन आप मोटा मोटा इतना समझना कि गैलीलियो ने जब जो है दूरबीन को बनाया था, जब दूरबीन उन्होंने बनाई थी, तो गैलीलियो के सामने भी थोड़ा संकट आया था इस बारे में कि यार अगर, जब कोपरनिकस की जब थ्योरी आई थी, ये वाली थ्योरी, तो इसमें जो है इसके बीच में जो है गैलीलियो होते हैं, तो गैलीलियो एक चीज बोलते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, पृथ्वी सेंटर में नहीं है बल्कि कुछ और है, जो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, बाद में कोपरनिकस ने उसको क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अब इसका मैं क्यों बोल रहा हूं, विरोध क्यों हुआ, दरअसल में क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत, या किसी भी, क्रिश्चियनिटी क्या बोले, किसी भी धर्म के अंतर्गत ये माना जाता है कि हाँ यार हर कोई भगवान हुआ या अल्लाह हुआ या खुदा हुआ, गॉड हुआ, जो भी हुआ वो पृथ्वी में उसने जन्म लिया। तो परिक्रमा हम किसकी करते हैं, आप किसी भी अगर हिंदू धर्म में आप विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा हम भगवान के चारों तरफ करते हैं। अब भगवान कहां पर है, पृथ्वी पर है भाई, यही तो हमारा कंसेप्ट है, गॉड बोल लीजिए आप या कोई भी चीज है। तो जब पृथ्वी में है तो पृथ्वी के चारों ओर ही तो घूमेंगे सारे के सारे, तो ऐसा नहीं होगा। तो उस समय के जो लोग थे वो इस पर विश्वास करते थे कि हाँ यार पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के किस में आ रही है, केंद्र के अंतर्गत आ रही है, पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में। तो बाद में जब वैज्ञानिक सोच बढ़ी तो इसमें क्या हो गया, कोपरनिकस ने इसको स्पष्ट कर दिया कि नहीं साहब पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि जो है क्या है, सन ब्रह्मांड के केंद्र में है, और सारे के सारे प्लेनेट उसके क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे हैं। मतलब ब्रह्मांड के जितने भी हुए हैं क्या, एक प्रकार से जो है सेलेस्टियल जो बॉडी है, जो खगोलीय जो पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी उन्हें कहते हैं, खगोलीय पिंड उन्हें कहते हैं, जो आसमान में जब आप रात को जाएंगे तो जितना कुछ चमक रहा है, चाहे चंद्रमा चमक रहा है, चाहे आपका
तारा चमक रहा है, चाहे सूर्य चमक रहा है, जहां आपको चमक दिखाई दे रही है, इट मीन्स आप समझ लेना कि सारे के सारे जो है खगोलीय पिंड जो है कहलाते हैं। मैं बेसिक बच्चों को बता रहा हूँ, कोई इतना बड़ा नॉलेज नहीं है, पर कोई प्रारंभ करने वाले बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि खगोलीय पिंड जब भी आएंगे तो जो आपको चमकते हुए जिन पर प्रकाश पड़ रहा है किसी भी चीज का, वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, खगोलीय पिंड आते हैं। गैलीलियो की कहानी मैंने बता दी, बाद में जो है कोपरनिकस ने इसको स्पष्ट कर दिया, नहीं साहब, सन ब्रह्मांड के बीच के केंद्र में है। क्लियर, सन क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र के बीच में। अब तीसरा जो है हर्सेल आए 1805 में। सन को याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना कि जियोसेंट्रिक किसने दिया था, एक प्रकार से जो है हेलियोसेंट्रिक किसने दिया, और विलियम हर्सेल इसके बाद जो है 1805 में आए। यानी कि इतना ज्यादा गैप आ रहा है, आप लगा लिए 140 से लेकर इतना गैप आप देख सकते हो। तो इन्होंने एक चीज बताई हर्सेल ने कि भाई ऐसा है कि सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मतलब ये सन हो गया आपका, सन जो है आपका जो है मरकरी हो गया, वीनस वगैरह हो गए, अर्थ हो गया, ये सारे के सारे प्लेनेट है, कि हमारा जो सौर मंडल है वो सौर मंडल ही क्या है, वो सौर मंडल ही जो है क्या ब्रह्मांड की क्या हो रहा है, एक प्रकार से जो है केंद्र में अवस्थित है। यानी कि ब्रह्मांड में एक पार्ट हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। तो हर्सेल इस चीज में क्या हो गए, थोड़ा सा जो है आगे की तरफ उन्होंने क्या किया, काम किया। एकमात्र क्या है, अंश है सोलर सिस्टम, उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने सोलर सिस्टम तक ले गए कि जितना भी आपके प्लेनेट वगैरह घूम रहे वो सब कुछ है। फिर 1925 में जो ब्रह्मांड के विस्तार की खोज के लिए एक चीज और आई। मैंने एक चीज आपसे कहा था कि जब भी घमंड हो जाए, किसी को घमंड हो जाए, तो उसे ज्योग्राफी का जो है अध्ययन कर लेना चाहिए एक बार, कि हम कहां पर अस्तित्व में रहते हैं। देखिए हबल क्या बोल रहे कि ब्रह्मांड का विस्तार की खोज जो है लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यानी कि जो डायमीटर है उसका, जो डायमीटर किसका है, इसका, वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ये देखिए 250 करोड़ लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होती है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश वर्ष है क्या, प्रकाश वर्ष आप जो है सीधा सा मोटा मोटा मान लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर, और इसकी स्पीड होती है, यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए आपकी 3 लाख किलोमीटर किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड है, सेकंड जो है क्या ट्रेवल कर रहा है सन। तो अब सन जहां से जाता है, अब आप लगा लीजिए कि इतने प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, वर्ष, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 2 में कितना, 4 में कितना, 5 में कितना, 1 मिनट में आप पता नहीं कितना किलोमीटर जो है आप क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि हमारा गैलेक्सी का भी क्या अस्तित्व जो है इस ब्रह्मांड के अंदर होगा। तो इन्होंने इसका डायमीटर किसने, हबल ने जो है इसको क्या कर दिया था, रख दिया था। हबल, हबल्स ने एक चीज और सामने साथ, एक चीज और भी बोली हबल्स ने। हबल्स ने क्या बोला, हबल्स ने एक चीज बोली, भाई आपने बलून देख रखा है, बलून, गुब्बारा, गुब्बारा बोलते हैं बलून। इस बलून पर आप जो है छोटी छोटी, जब ये जो है इसमें जो है हवा वगैरह नहीं, तो छोटी छोटी जो है पिन का पॉइंट रख देना, आप ऐसे लगा देना, पेन से जो है इस पे लगा देना। तो जब आप इसको फुलाओगे तो ये बलून क्या होगा, ऐसा तो रहेगा ही बलून, लेकिन ये स्पॉट आप देखेंगे ऐसे लंबे लंबे हो गए। तो हबल्स ने एक चीज भी देखी थी कि यार ये इतने लंबे लंबे जो है पार्टिकल बन, यानी कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, लगातार जो है फैल रहा है। तो ये 4 थ्योरी थी। एक तो टॉलमी थी, टॉलमी ने जो है पृथ्वी को केंद्र में माना। कॉपरनिकस ने बोला नहीं साहब, सन वो अर्थ सेंटर में नहीं है, बल्कि कौन है, सन सेंटर में। फिर हर्सेल आए, हर्सेल ने क्या कहा, हर्सेल ने भी वही चीज आपसे कही कि जो है क्या, कि पूरा सोलर सिस्टम हमारा किसमें है, एक पार्ट है ब्रह्मांड का, एक पार्ट है। और हबल्स ने तो इतना कुछ बोल दिया कि आप तो छोटी सी बात कर रहे हैं सर, आप उस सोच तक तो जाइए कि कहाँ हमारा जो है डायमीटर कितना ज्यादा है, और साथ में बोल रहा है कि लगातार ब्रह्मांड क्या हो रहा है, एक्सपेंड जो है हो रहा है। अब इसमें मैंने आपसे जो है क्या एक चीज की बात कर दी है कि महाविस्फोट का सिद्धांत वगैरह, मैंने आपसे जो है इसमें चर्चा कर दी कि बिग बैंग थ्योरी। आपको सिर्फ जो है जॉर्ज लेमेंटर को जो है ध्यान में रखना है कि जॉर्ज लेमेंटर ने जो है बिग बैंग की जो है क्या कर दी थी, थ्योरी जो है हमारे पास प्रस्तुत कर दी थी। वो महाविस्फोट की थ्योरी हम आपसे जो है बात कर चुके। अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, इसको हटा देते हैं, अब आ जाइए पीछे आते हैं। चलिए,
अब देखो, अब एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है, सन के प्रयोग गॉड पार्टिकल और हिग्स बोसॉन। ये देखिए, गॉड पार्टिकल और सन, इस पर थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं। अब एक चीज को आप देखना, पहले इसको थोड़ा सा बाद में जो है देख लेंगे, इसको बाद में पढ़ लेते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जो सर्न है, सर्न का मतलब क्या है? सर्न, सन, सन, सन का मतलब है आपका जो है यूरोपियन सेंटर फॉर, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इन सर्न में जो है, इस सर्न का जो मेन इन्होंने एक प्रयोग किया जेनेवा में। जेनेवा पड़ता है आपका कहां पर? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। 2010 में इन्होंने एक जो है यहां पर प्रयोग किया, 2010 में एक प्रयोग किया। अब प्रयोग क्या था? पहले मैं आपसे छोटी सी बात आपसे करना चाह रहा हूं कि दरअसल में एक चीज है, जिसको कुछ नहीं आता है या जो सामान्य व्यक्ति भी है, थोड़ा सा भी है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सभी ने पढ़ी होगी, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता का सिद्धांत आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता के सिद्धांत को अगर हम स्पिरिचुअलिटी से या घर की भाषा से भी बोलें तो कभी कभी जो है, जैसे जो है सहज बोल सकते हैं आप इसे, जैसे जो है सहज बोला गया है, सहज, एक हल्का सा, पता ही नहीं चल रहा है। कितनी भारी क्लास होती है ना, कि कोई मेरे को ऐसी चीज बताई जिसमें मेरा बिल्कुल ही कोई इच्छा ही नहीं है, और मेरे को जो है 2 घंटे के लिए बोल दिया जाए यार कि तो यहाँ पर बैठकर जो है कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ सुनना है, तो हमें बैठना भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ, किस एक प्रकार से उसमें फंस गए हम, किस बंधन में जो है, किस घेरे में हम फंस चुके हैं। लेकिन एक चीज को आप देखना, कभी आप मूवी देखते हो, या मूवी छोड़ो, बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हम तो मूवी नहीं देखते हैं, कोई भी आपकी मन पसंदीदा चीज होती है तो वहां पर आपको जो है 3 घंटे का पता भी नहीं चलता है, 3 आवर्स का पता भी नहीं चलता है। लेकिन कहीं आपको जो है 15 मिनट काटते काटते आपको ऐसा लगता है कि जी बहुत पता नहीं क्या हो गया। तो यही सिद्धांत को अगर हम विज्ञान की भाषा में बोले तो यही विज्ञान थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। कभी फिजिक्स में इसकी लंबी बृहद चर्चा करेंगे कि वास्तव में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है, क्या इसका सिद्धांत। लेकिन मैं आपको सामान्य सा जीएस चल रहा है, तो एक सामान्य जीएस का मतलब है जिससे एक सामान्य व्यक्ति से आशा रखी जाती है कि हाँ उसे हल्का फुल्का इसके बारे में जानकारी है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ा है। अब इसको सामान्य गणित के रूप में देखिए, E प्रोपोर्शनल टू M कर सकते हैं। C तो कांस्टेंट है, क्योंकि C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश की जो 3 × 10⁸ की मैंने बात की वो लाइट है, तो E प्रोपोर्शनल टू M। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि M बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ेगी। भाई जब M ही नहीं रहेगा तो एनर्जी कहां से आएगी? कुछ ना कुछ तो M होना चाहिए। अब बात ये हुई कि ठीक है साहब, जितना M ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। जितना M का मतलब द्रव्यमान लेना, यहाँ पर वेट वूट का बहुत अलग सिस्टम है। फिर अब जितना M होगा उतना एनर्जी होगी। लेकिन ये M में ये मास आया कहां से? समस्या तो ये हो गई ना, अगर मुझे ये पता लग जाए कि भाई मुझे इस पेन को, माना इसका वेट जो है 20 ग्राम है या 25 ग्राम इस पेन का वेट है, तो इस वेट को, इस मास को, इसमें मास आया कहां से? यानी कि ये पार्टिकल से बना है ना। मैंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात की थी, एटम की बात आपको याद होगा, हाइड्रोजन की। जो नए जुड़ रहे हैं हमसे लगातार, वो पीछे की क्लासेस जरूर देखें, कंसेप्ट और भी क्लियर होता है। इसमें मास आया कहां से? तो ये समस्या हमारे पास थी, तो इसी के लिए जो है सर्न में एक जो है प्रयोग किया गया, जेनोवा में एक प्रयोग किया गया सर्न की प्रयोगशाला में, कि मास में मास कहां से आता है। अगर मुझे पता चल जाए, अगर मुझे मास बनाना आ जाए, मुझे ये नहीं करना कि इसको मैं जो है एक प्रकार से इसको बर्न वगैरह करके गला गुला के मैं जो है दूसरा बना दूं, आप बोलोगे जी देखो जी हमने बॉल बना दी इसकी। ऐसा नहीं, मास में मास कहां से आया अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं एनर्जी को प्राप्त कर लूंगा। तो इट मीन मास में, जब मास का मुझे पता लग जाएगा तो एनर्जी मतलब ऊर्जा मेरे पे आएगी। आप उसे फिर जब ताकतवर ही तो है, खुदा क्या है? ताकतवर है। गॉड क्या है? ताकतवर है। अल्लाह ताकतवर है। भगवान क्या है? ताकतवर है। कोई भी जो है वो ताकत ही तो है।
तो यानी कि इसको जो है भगवान की उत्पत्ति से जो है जोड़ दिया गया है, साइंस के द्वारा इसको कहाँ जोड़ दिया गया, भगवान की उत्पत्ति में जोड़ा गया। तो इन्होंने क्या किया, जेनोवा में जो है इसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लगभग जो है 27 फीट जो है क्या थी, 27 किलोमीटर की वो टनल थी, 27 किलोमीटर की टनल थी और लगभग 100-120 फीट की जो है उसकी गहराई थी टनल की। वहां पर जो है प्रोटॉन बीम की क्या है टक्कर करवाई। भाई मेन इलेक्ट्रॉन कौन है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आप समझ रहे हैं, मेन एटम में वही, तो प्रोटॉन बीम्स की उन्होंने टक्कर कराई और यहां पर इनको एक पार्टिकल मिला है जिसे बोला गया क्या, हिग्स बोसोन। ये हिग्स और बोसोन दो साइंटिस्ट हैं, यही इनके मेन हेड थे जिन्होंने इसको जो प्रोजेक्ट को क्या किया था, काम किया था। हिग्स और बोसोन 2012 में जो है इस हिग्स बोसोन, यानी कि साइंस फिजिक्स इसको नाम देती है हिग्स बोसोन, और सामान्य लोग इसको क्या बोलते थे, गॉड पार्टिकल। यानी कि मास में जो मास का पार्टिकल है, ये बना ना मास, ये वो है, ये मास बना, तो ये पार्टिकल जो है इसी को जो है गॉड पार्टिकल जो है कहा गया। हालांकि फिजिक्स इसको क्या बोलती है, हिग्स बोसोन जो है कहती है। 100% तो नहीं मिला, लेकिन लगभग जो है इसके बारे में जो रिपोर्ट आती है कि 95 to 99% जो है ये करीब पहुंचा है। 100% ये करीब नहीं पहुंचा। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि जो है समस्या क्या है कि जो बिग बैंग है, बिग साइंस यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि साइंस जो है चल रही है टाइम पर, साइंस जो है चल रही है लाइट की स्पीड पर, और टाइम की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, बिग बैंग में हुई है, महाविस्फोट। अब उससे पहले जो है जा ही नहीं सकती है फिजिक्स फिलहाल के लिए। आगे कोई और तरीका निकलेगा तो निश्चित तौर से जो है उसे जो है हम देखेंगे। तो ये इसका गॉड पार्टिकल का क्या हो रहा है, सिद्धांत एक प्रकार से सम्मिलित हो रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ से इधर चारों तरफ से इसको स्पिरिचुअलिटी से भी आप जोड़ पाए, या फिर जो है फिजिक्स से आप इसे जोड़ पाए, तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि दर्शन को देखने का आपका जो है रवैया थोड़ा सा जो है क्या होगा, चेंज होगा। आप पढ़ लेते हैं इसे कि यहीं पर जो है ये सर्न की प्रयोगशाला जो मैंने आपसे बात की थी, कि जो सर्न की जो प्रयोगशाला थी वो लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर, LHC का नाम ध्यान में रखना, लॉर्ड कोलाइडर था वो वाला, जो एक्सपेरिमेंट जो वाला किया गया, लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर था। प्रोटॉन बीम का मैं टकराव आपसे बात कर ही चुका हूं कि प्रोटॉनों की बीम से जो है टकराई गई, और वहां से जो है मास में मास कैसे बना, बस ये याद रखना कि मास में मास कहां से आया, तो वही हमारा गॉड पार्टिकल बना। या फिर जो है इसे वैज्ञानिक जो हिग्स और बोसोन, दो ये वैज्ञानिक है, हिग्स और बोसोन, इनको कहा गया, यानी कि आप जो पढ़ सकते हैं सन के वैज्ञानिकों ने सब एटॉमिक कौन, हिग्स और बोसोन की जो है रचना की थी। ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दिख रही है, इससे रहस्य को समझाना। डार्क मैटर समझ गए आप, चलिए डार्क मैटर पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आपको जो है भगवान को, अभी आप डार्क मैटर को इतना मत समझिए, पर कभी स्टार को देखना, यानी कि ब्लैक होल अगर आपने कभी सुना है तो उसको भी आप जो है डार्क मैटर बोल सकते हो। यानी कि तारों के बीच का जो हल्का सा काला पोर्शन है, जो काला काला जो आपको दिख रहा है, उसको आप फिलहाल के लिए, एग्जैक्ट वो तो नहीं, लेकिन उसको फिलहाल के लिए आप जो है डार्क मैटर समझ सकते हैं। यानी कि वही आपका जो है सामान्य धर्म और दर्शनों में जो है उसी डार्क मैटर को जो है गॉड कहा गया है, भगवान कहा गया है। अब आप जो है इसके बाद कभी बात में जो है बात इसकी जो है कर लेंगे। तो दूसरा टॉपिक जो है नेक्स्ट वाला आपको समझ में जो है आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अब आ गया जी, चलिए ये वाला हो गया, लेमेंटर वाला हो गया, यहाँ से हिग्स बोसोन निकल गया, प्रीवियस हो रहा है यार, सॉरी, आगे चलते हैं यार। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक, गैलेक्सी की मैंने आपसे जो है बात की थी, देख लीजिए। अब गैलेक्सी में देखो, गैलेक्सी कैसे बनी, बिग बैंग हुआ था। ये भी जो नए बच्चे हो सुन लीजिए, वहां लंबी अगर आपको क्लास में देखना है तो उसकी पुरानी वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। ये बिग बैंग हुआ, यहाँ बिग बैंग हो गया, बिग बैंग हो गया। तो बिग बैंग के बाद जो है क्या, सबसे पहले क्या बनी आपकी, गैलेक्सीज बनी। ये देखिए गैलेक्सी, तारों का ये समूह बना गैलेक्सी। तो अब आप बोलोगे यार ये चीजें आ कहां से रही है, करोड़ वर्ष, ये बिलियन वर्ष, ये भी तो मन में प्रश्न उठते ही है ना कि यार ये 100 अरब आकाश गंगाएं आप देख रहे हो। मैं आपको अभी ले जाऊंगा, अगर अहंकार आ रहा होगा तो उसे तोड़ते हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। तो अब देखिए ये 100 अरब आकाश गंगाओं का सिस्टम क्या है। हमारी जो आकाश गंगा है वो कौन सी गंगा है, इसमें जो है प्लांक की थ्योरी को जो है बात की गई है। लाइट, प्लांक की हाइपोथेसिस आपने पढ़ी होगी कि लाइट जो है एक तो वेव्स में चलती, एक तो वेव्स में चल रही है, एक जो है वो फोटोन में चलती है। तो प्लांक की थ्योरी से फोटोन में चलती है, जिसको जैसे आपने जो है सोलर पैनल आजकल चल रहे हैं, तो सोलर पैनल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एमिट हुआ। सोलर एनर्जी
जो सोलर प्लेट थी उसमें सन की एक रेडिएशन, एक फोटोन पड़ा तो एक जो है इमिट हो गया इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी स्टोर किसमें, बैटरी में हम कर देते हैं। तो 100 अरब आकाश गंगाएं, ये प्लांक की जो थ्योरी है, जब आप हायर फिजिक्स में जाएंगे तो प्लांक की हाइपोथेसिस वगैरह वहां पर आप अच्छे से पढ़ेंगे कि प्लांक ने ये कहा था कि एक पार्टिकल आया, वो पार्टिकल चलेगा चलेगा चलेगा, वो कितना ट्रेवल करेगा, कितना ट्रेवल करेगा, कितनी देर से वो चलेगा, उसकी जो थ्योरी जो निकाली हमने आकाश गंगाएं वगैरह कितनी है, कितनी स्पीड लाइट वगैरह की जो आ रही है, सारे का सारा जो है क्या प्लांक की थ्योरी से जो है आ जाया करेगा। तो गैलेक्सी का मतलब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ और गैलेक्सी बनी, यानी कि कितनी गैलेक्सी है हमारे पास, ये देखिए। और इसी गैलेक्सी के अंदर क्या है, नेबुलाज है, स्टार है, स्टार है, स्टार है, स्टार है, स्टार है, स्टार है। गैलेक्सी कितनी है, इन गैलेक्सियों की संख्या कितनी है, इन गैलेक्सियों की संख्या कितनी है, इन गैलेक्सियों की संख्या जो है 100 अरब बोल रहे हैं फिलहाल के लिए, 100 अरब। अब तो खैर कुछ लोग तो आगे भी चल रहे हैं, हबल महोदय तो और भी आगे चले गए। हबल ने तो बोला ब्रह्मांड फैल ही रहा है, लगातार फैल रहा है। तो 100 अरब क्या है आकाश गंगा में, फिलहाल इसको ले लेता हूँ, इन 100 अरब में से एक हम ले लेते हैं मिल्की वे आकाश गंगा, जो हमारी मंदाकिनी है। तो मिल्की वे आकाश गंगा जो है ये वाली है, तो इसमें ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं कितनी है, 100 अरब है, 100 अरब आकाश गंगाएं। और इन आकाश गंगाओं के अंदर जो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है, तो एक इसमें से मिल्की वे ले ली, जैसे 100 अरब थी, इन 100 अरब में से एक हमने मिल्की वे ले ली। मिल्की वे के अंतर्गत जो है क्या है, हमारी जो आकाश गंगा है उसमें भी 100 अरब तारे हैं। कितने, 100 अरब तारे। उन 100 अरब तारों में से एक तारा हमारा है, जिसे कहते हैं हम सन, सोलर सिस्टम। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, 100 अरब गैलेक्सीज हैं, 100 अरब के अंदर हमारा एक जो है गैलेक्सी कौन है, मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी 100 अरब तारे हैं, मोटा मोटा हिसाब ले रहा हूं मैं। और 100 अरब तारों में से एक तारा हमारा जो है सूरज है। उस सूरज के अंतर्गत जो है उसका एक प्लेनेट कौन है, अर्थ है, जिस अर्थ पर हम जो है रह रहे हैं, आप भी जिस मार्केट में रह रहे हैं उसका क्या अस्तित्व होगा, और फिर आपका कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कुछ है, उसकी क्या अस्तित्व होगा। और फिर आप देख लीजिए कि आपका क्या अस्तित्व है। अब आप देख लीजिए कि इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि जी फाड़ देंगे और कर देंगे, हम तो दुनिया ब्रह्मांड हिला देंगे, तो सब जो है कल्पनाओं से थोड़ा सा दूर हमें जो है जाना पड़ेगा। तो आप जो है इस चीज को भी समझ गए। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट में अब देखिएगा ब्रह्मांड वर्ष, इस कॉस्मिक ईयर को भी छोटे छोटे एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, हल्का सा आपको भी समझना पड़ेगा। ये जो क्या, ये ब्रह्मांड वर्ष क्या है, कॉस्मिक ईयर क्या है आपका। सूर्य अपनी आकाश गंगा के केंद्र के चारों होता है। अब सूर्य को हम जो है अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसा नहीं झूलता है पेंडुलम, ऐसा नहीं कि 21 जून और 22 दिसंबर को ऐसे झूलेगा, नहीं, वो भी गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है। भाई मून किसका चक्कर काट रहा है, अर्थ का काट रहा है। अर्थ किसकी काट रही, सन की काट रही। सन किसकी काट रही, मिल्की वे की काट रही। मिल्की वे किसकी काट रही, दूसरी आकाशगंगा की काट रही। यानी कि सब गोला गोली में जो है क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यही जो है जब सूर्य अपनी आकाशगंगा की केंद्र की चारों ओर, ये सन है, ये सन जो है मिल्की वे की चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इसी को ही जो है क्या कहेंगे, ये आपका जो है क्या आ गया, सन आ गया। ये आपकी जो है गैलेक्सी आ गई मिल्की वे। और ये और तारे भी जो है ले लीजिए, इनका जो है चक्कर लगा रहा है। तो वही जो है क्या हो रहा है, प्रकाश वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष, सॉरी ब्रह्मांड वर्ष जो है उसको कहते हैं। यानी कि अब आप लगा ले 20 करोड़ वर्षों में अपने जो है क्या एक परिक्रमा पूरी कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ये फैक्ट है हमारे कि सबसे ज्यादा जो है चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। एक क्वेश्चन और इसके अंतर्गत जो है आ जाएगा, एक क्वेश्चन तो इसके अंदर ये वाला भी आता है कि चलो साइरस तो डॉग स्टार तो है ही, डॉग स्टार इस वजह से कि कभी नेट नोट में आप डालना, ये जो 7-8 स्टार है इनका जो शेप बनता है वो शेप इस टाइप में कुछ डॉग के टाइप की आकार का जो है बनता है, जैसे डॉग नहीं होता, ये इस डॉग के टाइप का जो है आकार का वो बनता है, इसीलिए इसको साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो जल्दीबाजी में कुछ प्रोक्सिमा सेंचुरी मत कर देना, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। कभी कभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी जो है एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, या फिर जो है प्रेशर ना भी बोलो, कभी कभी जल्दीबाजी होती है कि ऊपर दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है, तीसरा आ रहा है, कभी बीच में हल्का सा क्वेश्चन आ गया कि आप बिल्कुल स्पीड में थे, तब तक हल्की सी स्पीड कम कर दी तो गड़बड़ हो जाता है। तो जल्दीबाजी में पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा होगा, सूर्य होगा। और सूर्य के जो है नजदीकी तारा कौन सा होगा, प्रोक्सिमा जो है सेंचुरी इसके अंतर्गत आ जाया करता है।
चलिए साहब, 2 टॉपिक आपके क्लियर। ये नोट्स आप जो है देखते रहना, इनको प्रोवाइड जो है करते रहेंगे। अब तीसरी चीज है एक चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत के वैज्ञानिक है। इस चंद्रशेखर लिमिट में जो है श्वेत वामन वगैरह, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा, इनके बारे में थोड़ा सा बात जो है आपके साथ कर लेते हैं कि है क्या ये, कौन सा ये वाला, ये चंद्रशेखर लिमिट। अब देखो, जहां जन्म होता है, एक चीज को थोड़ा सा आप देखना, कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि जब वो बांधने की कोशिश कृष्ण को करते हैं तो भागवत गीता में यही लगते हैं, बोलते हैं कृष्ण कि तू मुझे क्या बांधेगा यार, मुझसे ही तो तू पैदा हुआ है और फिर मुझ में ही तो आ जाएगा। भाई अगर जब हम बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग में एक चीज को देखो ना, आपकी बिग बैंग जब हुआ आपका, तो बिग बैंग के बाद ही तो क्या बना, यूनिवर्स बना ना। यही तो हमने पढ़ी थी, बढ़िया, बड़ा अच्छा है। आगे अरे कंपटीशन में आए ना आए, जीवन तो है ना, जीवन के साथ तो संभावनाएं, हम तो जीवन को आगे आगे की तरफ संभावनाओं के बीच तो रखेंगे ही हम उसको। यूनिवर्स पैदा हो रहा है तो जहां जिस जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी तो होगी, सीधी सी बात है ना। जहां सच सत्य, मैं जो है सत्य बोलता हूँ जी, बड़ा लोग अहंकार करते हैं कि मैं सच बोलता हूँ। मैं, अरे भाई सच तभी तो है ना जब क्या है, असत्य है, बिना इसके कहां से आ जाएगा, यानी कि इनका होना भी तो जरूरी है। नफरत की अगर दीवारों को हमें तोड़ना है तो थोड़ा बहुत सब कुछ बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। तो पैदा तभी तो होगा जब मृत्यु होगी, बिना उसके कैसे होगा भाई। तो यूनिवर्स जब पैदा होगा तो इट मीन एक दिन फिर यूनिवर्स मरेगा भी ना भाई, फ्लैट सी बात है, वैज्ञानिकता यही बोलती तर्क में। बिग बैंग, यूनिवर्स पैदा हुआ तो मरेगा भी है, यानी कि जीरो से पैदा हुआ था जीरो पे पहुंचेगा, जो हम बोलते हैं सामान्य सी बात को। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो चंद्रशेखर जो लिमिट आ रही है, जो चंद्रशेखर लिमिट है, चंद्रशेखर लिमिट, भारत के वैज्ञानिक थे ये शेखर लिमिट। इस चंद्रशेखर लिमिट के अंतर्गत इन्होंने एक चीज कही थी कि जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हुई। तो सबसे पहले एक तारा ही तो बना, कोई एक चमकता हुआ प्रकाश ही तो बना यहां से, शुरू से बिग बैंग। तो जो तारा है हमारा, मान लीजिए सपोज करो सन है, या जो हम आकाश आसमान में बोलते हैं कि तारे हैं जी, तो वो तारों में से एक तारा सूर्य है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर ब्रह्मांड की हम कल्पना करें, वो सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं, तो पृथ्वी की तो मैं बात कर ही चुका हूं। तो इस तारे का जिस दिन जन्म हुआ है तो एक दिन इसकी मृत्यु भी तो होगी। यही मृत्यु का जो टॉपिक है वही तो चंद्रशेखर लिमिट है। अब इस चंद्रशेखर लिमिट को थोड़ा सा समझ इस चंद्रशेखर लिमिट को थोड़ा सा समझते हैं, क्या हो रहा है, तारा कैसे बन रहा है। देखिए, तारे में जो है, सपोज करो ये तारा हो गया, तारे में एनर्जी आ रही है भाई, अर्थ में तो कोई एनर्जी नहीं ना, सिर्फ किसमें, सन में। अब मैं सन को ही लेकर फिलहाल चल लेता हूं, ज्यादा कंफ्यूज मत करना। ये सूरज है हमारा, ये क्या है हमारा, सूर्य है, ये हमारा क्या है, सन है। सन में एनर्जी कहां से आई, सारी मुद्दा किसका है, एनर्जी का। एनर्जी का मास में बता चुका हूं। सन में एनर्जी कहां से आई भाई, सन में आपने एक चीज पढ़ी होगी कभी, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय किया संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या होता है, हाइड्रोजन थी, पहला पार्टिकल जीवन का कौन सा था, हाइड्रोजन थी। मैं क्लास में बात कर चुका हूं। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, 1H3 दोनों मिले यानी कि फ्यूजन हुआ। संलयन मतलब जुड़े, यानी कि दो छोटे छोटे एटम परमाणु उसके हाइड्रोजन के जुड़े, प्रोटियम और ट्राइटियम जुड़े, और इन्होंने क्या बना दिया, He2He4 बना दिया, और एनर्जी यहां से क्या होगी, रिलीज हो। तो भाई तभी तो सूर्य क्या हो रहा है, लाइट दे रहा है, तभी तो हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पास एनर्जी का क्या स्रोत है बताइए, मेनली तो प्रकृति रूप से सूर्य ही है। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, विज्ञान जो है क्या बना सकता है, प्रकाश बना सकता है, ऊर्जा नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं बना सकता। उजाला देखिए ये भी जल रहा है, ये जो लगे हुए हैं ये जल रहा है ना, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश नहीं बना सकता है भाई, नहीं बना सकता है फिलहाल के लिए। तो न्यूक्लियर जो है संलयन के द्वारा क्या हुआ, एनर्जी बनी। तो जब एनर्जी बनी तो हाइड्रोजन इसके अंतर्गत था, हाइड्रोजन किसके अंतर्गत था, इसके अंतर्गत था। अब ये स्टार था, स्टार में जो है बर्न हुआ, न्यूक्लियर क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन जब हुआ तो न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे छोटे एटम बने, इन्होंने बड़ा एटम बना दिया, और एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो गई। तो सूर्य में एनर्जी, जब सन स्टार के अंदर एनर्जी हुई तो एनर्जी ने क्या किया, अब एनर्जी क्या होगी, हाइड्रोजन सेंटर में क्या हो रहा था, जल रहा था, हाइड्रोजन सेंटर में जल रहा था, हीलियम बदल रहा था, ये है तारा।
तारे तो लेयर ही तो होंगी इसमें, ऐसे गैसों की लेयर हाइड्रोजन की। तो सनलार वो तो ये क्या हुआ, जला 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 हाइड्रोजन हीलियम बना, जला तो ये क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म हो गया तो ये क्या होने लग गया, सिकुड़ने लग गया। मेरे सिकुड़ने पर आना, मेरे सिकुड़ने पर आने की कोशिश करना। मैं सिकुड़ना क्यों बोल रहा हूँ, इसका मैं जोड़ रहा हूँ आगे। ये तारा अंदर से क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, यानी गर्म होकर क्या हो गया, ये सिकुड़ गया। और बाहर के हाइड्रोजन क्या हो रही थी, वो हीलियम में बदल ही रही थी, लेकिन अंदर से वो क्या हो गया, गर्म हो गया, यानी कि सिकुड़ गया। तो जब सिकुड़ेगी कोई भी चीज, जब सिकुड़ेगी तो आप जानते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई ये पेज है इस समय बड़ा है तो इसका घनत्व तो कम होगा ना। घनत्व का मतलब घर की भाषा में समझना, कितना वो टाइट है, कितना एक मॉलिक्यूल दूसरी मॉलिक्यूल से। ये जो पेन होगा प्लास्टिक का होगा, मटेरियल का होगा, लेकिन इतना मजबूत नहीं होगा जितना लोहा होगा, यानी कि उसके पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर ये है तो इसकी डेंसिटी आपकी कम आ रही है, तो इसको मैं अगर यूं कर दूं तो अब इसकी डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि सिकुड़ गया। तो यानी कि सूर्य भी क्या हो रहा है, यानी कि कोई भी तारा, सूर्य मतलब कोई भी तारा क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो जब ये सिकुड़ रहा है तो अंदर से गर्म हो रहा है। जब गर्म हो रहा है तो गर्म होने के बाद जो है बाहर का हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा है, अंदर गर्म हो रहा है, सिकुड़ रहा है। अब जब सिकुड़ रहा है बाहर का हीलियम गर्म हुआ, तो गर्म होने के पश्चात क्या हो गया, इसमें इसकी घटना को जो है गर्म होकर जब ये ठंडा हो जाता है तो इसी को जो है हम बोलते हैं रेड जिएंट, यानी कि स्टार, यहाँ स्टार लिख दीजिए और ये रेड जिएंट हो गया, यानी कि रक्त दानव, लाल दानव बन गया, लाल बन गया, शुरुआत में जो है लाल बन गया कोई भी जो है तारा। अब प्रोसेस आगे चलती रही, बस अब जलाते रहना, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, प्रोसेस आगे चलती रहेगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, सेंटर वगैरह में जो है क्या होगा, जो हीलियम हो गया, अब हाइड्रोजन से तो हीलियम बन गई, अब हीलियम कन्वर्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शनों के द्वारा, एक दूसरे से मिलने के द्वारा, किसमें, कार्बन में, कार्बन में। और कार्बन किस में हो जाता है, लोहे में, आयरन में चेंज हो गया। और जब ये प्रोसेस चल ही रही है, एनर्जी भी आ रही है, तो इसमें एक जो है विस्फोट हो जाता है, विस्फोट, जिसे बोलते हैं हम क्या, इस विस्फोट को हम बोलते हैं क्या, रेडिएंट के बाद सुपर नोवा, सुपर नोवा, इसे बोलते हैं सुपर नोवा। तारा क्या हो रहा है, मर रहा है, धीरे धीरे बीमार हो रहा है तारा, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा कि जब आज रात को आसमान अगर साफ रहेगा, मानसून चल रहा है, अगर आसमान साफ रहेगा तो आप ऊपर देखना, अगर टाइम लगेगा आपको छत सामने ऊपर आकाश की तरफ देखना, आपको अलग अलग कलर दिखेंगे, कोई नीला दिखेगा तारा, कोई पीला दिखेगा तारा, कोई लाल दिखेगा तारा, देखना आज रात को। तो क्वेश्चन आते हैं कि तारे के कलर क्या दिखाते, तो ये तारे के जो कलर दिखाते हो उनका जो है क्या दिखा रहे हैं, टेम्परेचर दिखा रहे हैं, टेम्परेचर। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका हो जाएगा, जो ब्लू रंग का तारा दिखेगा, समझ लेना वो बिल्कुल नई अवस्था में है, बिल्कुल नई बन रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी ब्लू में होगी। आप उसको ऐसे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गैस सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर क्या होता है, सबसे पहले जो है क्या, जब फुल गैस सिलेंडर होता है तो आप फ्लेम देखना, गैस की नीली आएगी, ब्लू आएगी, फिर जो है धीरे 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 करके वो जो है क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी, रेड हो जाएगी, इस टाइप से हो जाए समापन की तरफ। आप अनुमान लगा सकते हैं, घर में माता जी वगैरह सब जो है, घर के जो बुजुर्ग लोग हैं अनुमान लगाते हैं, हाँ यार अब सिलेंडर गैस क्या होने वाला है, समाप्त जो है होने वाला है। तो वही चीज जो है एनर्जी की ये होती है। तो ये क्या बन गया, सुपरनोवा की कंडीशन आपकी समझ में जो है आ गई, प्रोसेस लगातार जल ही रहा है। अब यहां पर एक चीज आ जाती, यहां पर आ जाती है 1.45 ले लीजिए, या कई किताबों में आपको 1.5 आएगा, 1.4 है इसके मास, मास ऑफ द सन, यानी कि जो इन तारों में से एक सन है, सन से जो 1.44 टाइम्स अगर जो है कोई बड़ा तारा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आगे यही प्रोसेस चलेगी, तो वो क्या बन जाएगा आपका व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि श्वेत वामन बन जाएगा, श्वेत वामन। और आगे चलकर क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। यानी कि लगातार क्या हो रहा है, आपकी मृत्यु की अवस्था में एक इसकी क्रम है, और भी क्रम आता है, नोवा वगैरह आते हैं इसमें, लेकिन मेन क्रम क्या है, स्टार बना, रेड जेंट बना, सुपरनोवा बना। सुपरनोवा कौन बना, जो तारे, जिन तारों का मास जो है सूर्य के मास से जो है इससे कम है, 1.44 टाइम्स कम है, वो बनेंगे व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ, यानी कि उनका डेंसिटी बढ़ेगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, एक प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, यानी कि जितनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या बनेगा आपका, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा।
इससे जो बड़े तारे होते हैं उनमें क्या होता है कि एक प्रकार से जो है उसके जो तारे का जो जल रहा है तो उसमें क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी प्राप्त करने। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत तेज स्पीड से जो है चलते हैं, और जब स्पीड उनकी बहुत तेज होती है तो स्केप कर जाते हैं, यानी कि पलायन कर जाते हैं। और ये जब पलायन इलेक्ट्रॉन पलायन कर जाएंगे तो प्रोटॉन भी नहीं रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जुड़े रहते हैं। प्रोटॉन भी नहीं, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, तो क्या बच गया? न्यूट्रॉन। तो इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार, या इसको जो है पल्सर बोलते हैं। पल्सर, पल्सर जानते हो ना? पल्सर मतलब जो गाड़ी वाली जो पल्सर नाम रखा गया है, गाड़ी बाइक का जो नाम रखा गया है वो पल्सर नाम इसी से आया। यानी कि पल्सर का मतलब तेजी से जो है क्या रोटेट करने वाला जो है वो तारा बन गया क्या? न्यूट्रॉन स्टार। और यही जो है आपका ब्लैक होल बन गया। ब्लैक होल। अब ब्लैक होल का मतलब कृष्ण विवर बोल लीजिए या ब्लैक होल बोल लीजिए। ब्लैक होल का मतलब इसमें इतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ गई, इतना ज्यादा ग्रेविटी बढ़ गई, इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब सूर्य की लाइट या कोई भी, सूर्य की लाइट तो छोड़ो, कोई भी लाइट जो है क्या नहीं हो पाएगी, ये सारी की सारी लाइट को जो है खा जाएगा। जब सारी की सारी लाइट को खा जाएगा, अब मैं इस कमरे में अगर अंधेरा कर दूं, जब मेरे ऊपर किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो आप उसकी इमेज नहीं ले सकते, आप उसकी पिक नहीं ले सकते। फिर आप चाहे कितने भी मेगापिक्सल का जो है कुछ भी ले आइए, आप जो है कैमरा ले आइए, नहीं आएगा। अगर जो है लाइट नहीं पड़ेगी तो इमेज नहीं खींची जा सकती है। तो जब किसी भी लाइट जो है इसके अंदर चली जाती है तो ये जो है उसको क्या करती थी? खा जाती है। और शायद यही एक प्रकार से रूट होगा जहां से हम बिग बैंग का रास्ता जो है भविष्य में क्या हो सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन था स्टार, रेडिएंट, सुपरनोवा, उसके बाद जो मास ऑफ द सन से जो छोटे तारे हैं वो बनेंगे व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ बनेंगे। लेकिन जो वन मास, जितना सूर्य का मास है उसके अगर 101.45 गुना ज्यादा तारे होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? आपके न्यूट्रॉन बनेंगे, या फिर जो है ब्लैक होल, उसको आप बोल सकते हैं। ब्लैक होल की इमेज जो है नहीं दी जा सकती है। साहब इस चीज को आप जो है थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना। तो ये वाली लिमिट ही क्या कहलाती है? चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। चंद्रशेखर लिमिट। तो सूर्य क्या हो गया? मृत अवस्था में पल गया। एक चीज मैं आपसे और एक कंसेप्ट में आपको क्लियर कर दूं। जब मैं एक चीज बोल रहा हूं आपसे कि जब कोई किसी चीज की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी जी यानी कि ग्रेविटी बढ़ेगी। पिछली क्लासों में हमने सुपर ग्रेविटी की बात की थी। अब ग्रेविटी जब बढ़ेगी तो डेंसिटी, अब एक श्वार्ज़चाइल्ड है, श्वार्ज़चाइल्ड, श्वार्ज़चाइल्ड ने एक थ्योरम दी थी, श्वार्ज़चाइल्ड हाफ डायमीटर। हाफ डायमीटर, ये थोड़ा फिजिक्स अगर किसी की होगी तभी ध्यान देना, बाकी इसमें मत देना, मेरा काम थोड़ा जोड़ना था। तो हाफ श्वार्ज़चाइल्ड हाफ डायमीटर ने एक चीज कही थी कि अगर पृथ्वी का जितना ये व्यास है, जितना इसका जो ये है, ये व्यास जिसे बोलते हैं, इस व्यास को अगर घटकर ये 1/2 सेंटीमीटर हो जाए, पृथ्वी को अगर इतना हम दबा के या किसी कारण से जो है इतना छोटा कर दें, हाफ सेंटीमीटर कर दें, तो ये भी क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा। खैर ये तो इतना ज्यादा वो नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा डीप चले गए हमें, लेकिन इसको ब्लैक होल ये भी बन सकता है। कुल मिलाकर बोलने की बात ये है कि डेंसिटी बढ़ाओगे आप तो ग्रेविटी जो है आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो ये चंद्रशेखर लिमिट जो है आपकी आ गई कि भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने जो है इसको किया था। ये द्रव्यमान इससे ज्यादा हो तो आपका जो है सुपरनोवा, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार इसके अंदर बन जाया करता है। तो ये तीन टॉपिक, गैलेक्सी आप समझ गए, ब्रह्मांड वर्ष आप समझ गए, चंद्रशेखर लिमिट आप जो है